use their pure p orbitals unhybridized को एंट्री करा देता हूँ लोगों प्योर हाइड्रेट p orbitals instead of ध्यान सुनना instead of hybridized orbitals. Hence, in these hydrides, bond angle is almost 90 degree. Bond angle is almost, तो एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोग को ये बहुत आराम से समझ में आएगा क्योंकि पिछला सब तुमने बहुत स्लोली और आराम के साथ पढ़ा है, धीरे धीरे पढ़ा है। देखें, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो बच्चे थोड़े से एक दो मैंने देखा बिल्कुल अभी ज्वाइन किए उनके लिए क्या लिखा, इन द हाइड्राइड्स ऑफ 15th एंड 16th ग्रुप दैट इज नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली, उनके हाइड्राइड्स, उसमें क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड। थर्ड पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 15th ग्रुप का फास्फोरस से। थर्ड पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 16th ग्रुप का, बोलो, सल्फर से, है ना, ऐसे है। नाइट्रोजन कहाँ है, ऐसे। तो ये तो हमारा सेकेंड पीरियड है और ये फिर हमारा जो है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे। तो इनको तो छोड़ दो, सेकेंड पीरियड इनमें नहीं लागू हो रहा है, लेकिन नीचे के जो हैं इतने एलिमेंट्स, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे, इनमें क्या हो रहा है, जो हाइड्राइड फॉर्म हो रहा है, तो जो हमारा सेंट्रल एटम है वो प्योर पी ऑर्बिटल से ही हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा, सॉरी, सिर्फ प्योर पी ऑर्बिटल्स का यूज कर रहा है। अच्छा, इसको जो है हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करते हैं। PH3 में एक लोन पेयर है, तो फास्फोरस जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमारे ड्रैगोस रूल है क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। भाई ये 15वें ग्रुप थोड़ा का भी, ऊपर जा सकते हो स्क्रॉल। हाँ, ये 15th ग्रुप का भी है, PH3 में फास्फोरस है ना। एंड साथ में जो फास्फोरस है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट भी है, और इसका जो एलिमेंट का जो कंपाउंड बन रहा है वो हाइड्रोजन के साथ है, दैट इज हाइड्राइड। मतलब ड्रैगो रूल यहाँ पे फॉलो किया जाएगा विदाउट एनी इश्यू। अब इसमें क्या है, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 15 होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे इसमें। पहली बात तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे। हिमांश, हिमानीश, ओके सॉरी, हिमानीश बच्चे को आ रहा है, काफी लेट ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब बच्चे टाइम पे ज्वाइन करो, ठीक है। और ये 3p, तो 3p के अंदर ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक हमारा कोई 3px होगा, एक हमारा 3p होगा, एक हमारा 3pz होगा। ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर। अब क्या बोल रहा है ड्रैगोज रूल कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग कराई जाएगी वो प्योर पी ऑर्बिटल्स की है। तो बीच में पी का ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे 3px ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पे 3py ऑर्बिटल हो गया, और नीचे ये 3pz हो गया। 3px, 3py, 3pz, तीन हो गए। इनके बीच के एंगल्स तो 90 डिग्री है, नो प्रॉब्लम। अब जो लोन पेयर है वो 3s में रखा हुआ है, उसको मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। इसके पास 3s वाला ऑर्बिटल भी तो होगा, स्फेरिकल ऑर्बिटल। उस स्फेरिकल ऑर्बिटल में क्या होगा, एक लोन पेयर पड़ा होगा 3s में, है ना। हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ड्रैगोस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। नाउ अब हाइड्रोजन जो है वो कितने हमारे पास, PH3 में 3 है, तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बोलो, सिग्मा बॉन्ड। अभी इसमें फिर दो लोग आ गए, उनको भी एंट्री देना पड़ता है। ये 3px का सिग्मा बॉन्ड 3px का 1s के साथ, हाइड्रोजन के 1s के साथ बना दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी बन जाएगा एक, इस तरीके से यहाँ पे भी बन जाएगा, है ना। बताओ, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए तो क्या हो गया, फास्फोरस, हाइड्रोजन, है ना, और हाइड्रोजन
और साथ में एक अंदर की तरफ जो है वो हाइड्रोजन, या बाहर की तरफ जिधर भी लेना है हाइड्रोजन, 3 लगे हैं। बताओ ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब यहाँ पे लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर की वजह से ये क्या होते हैं, हल्के डिस्टार्ट होते हैं, ये थोड़ा अंदर घुस जाता है, तो ये एंगल 90 ना होकर के कितना हो जाता है एक्चुअली, ऑलमोस्ट 90 लिख सकते हो इसको, ऑलमोस्ट 90, एक्चुअल में 92 डिग्री के आसपास का एंगल इसमें आता है। तो क्योंकि ड्रैगोज रूल ने बोला था हाइब्रिडेशन नहीं होगा, इसलिए एंगल कितना आया, 90 डिग्री के अराउंड। लेकिन अगर बात करें जाए अमोनिया में, क्या उसमें ड्रैगोज रूल फॉलो होगा क्या? एनीवन? इज ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल और नॉट? बोलो। नो सर। नो सर। इसमें नहीं एप्लीकेबल है, ड्रैगोज रूल नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इसमें हम लगाएंगे अपना हाइब्रिडाइजेशन का फंडा। हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा, हमें पता चल गया sp3 होगा, चूंकि इसके पास एक लोन पेयर है इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो कैसी आएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, या सिर्फ जिसको बोलते हैं पिरामिडल। बिकॉज ऑफ लोन पेयर एंड VSEPR थ्योरीज, हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ 107 है और सीधे फॉस्फोरस के अंदर ये pH3 में एंगल घट गया। ये जो है ड्रैगोज रूल नोट करें। सबका नोट हो गया है यहाँ तक? कहाँ काम आता है ड्रैगोज रूल? नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स में, और सल्फर या फिर क्या है ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स में। सर नाइट्रोजन के लिए नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, वो थर्ड पीरियड का नहीं है बच्चे, वो सेकेंड पीरियड का है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, वो हाइड्रोजन के पास जब होगा उसके अंदर हाइब्रिडेशन हो जाएगा। इसका कोई पर्टिकुलर कोई एक्सपेक्ट नहीं है जिसके तरीके से इसका रीजन निकाला जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो है सपोर्ट कर रहा है। तुम्हारे पास ट्रिक तो है ही, जो मैंने सिखाई है ट्रिक, उससे आंसर सही आते हैं हमेशा। और ट्रिक क्या, वो एक्चुअल लॉजिक है। लेकिन ड्रैगो ने जो है रूल जो दिया है वो उस चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, और चूंकि उसके सर कौन सी वाली एक्सप्लेनेशन, ट्रिक सर? हाँ सर कौन सी वाली ट्रिक? मैंने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तरीका बताया ना, उससे भी तो आंसर आ जाएगा। देखो अब इसमें तुम्हें बॉन्ड एंगल बताने हैं, ड्रैगो रूल नहीं लगाना है, कंपेयर करना है, बताओ किसका ज्यादा किसका कम। मान लो ये 3 ही दिए हैं, किसका ज्यादा किसका कम, बोलो कैसे सीखते हो? ये वाला है ना पॉइंट लिखाया था कि अगर लोन पेयर सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है, हाइब्रिडेशन मान के चल रहे हैं इसमें कि है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखने का तरीका सिखाया था, कल ही क्लास में सिखाया था, हाँ सर, बस उससे ही कर लो। मुझे लगा कोई और ट्रिक। नहीं नहीं भाई, जो ड्रैगो ने बताया है हाँ सही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल है सबसे ज्यादा अमोनिया में आएगा, है ना? क्या इससे भी आंसर सेम मैच हो रहा है कि नहीं? सेम आंसर आया कि नहीं, बताओ आया? तो तुम क्या फिर तो कंपैरिजन के लिए ना, ड्रैगोस में कंपेरिजन तो के लिए, 90 डिग्री के अराउंड मिल रहे हैं। हाँ वो ये भी बता देता है, सही बात है। तो ये तो है, बट कंपेयर करने के लिए ज्यादा पूछते हैं। और याद रखना ड्रैगोस रूल जो है वो प्रैक्टिकली सपोर्ट करता है डेटा को। सर ड्रैगोज रूल एक बार शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ देखो, ड्रैगो रूल इतना सा है कि इन हाइड्राइड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड बियॉन्ड, जो हमारे 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, या ऐसे कह सकते हैं इन दी हाइड्राइड्स ऑफ 15th एंड 16th ग्रुप एलिमेंट्स बियॉन्ड थर्ड पीरियड। बियॉन्ड थर्ड पीरियड का मतलब क्या है कि जो फॉस्फोरस है उसके नीचे, सल्फर है उसके नीचे, और फॉस्फोरस को मिला के क्या होगा, there will not be use of hybridized orbital, है ना? Instead unhybridized p orbital will participate in bonding। ये है ड्रैगो रूल। मतलब जब हाइड्रोजन जो है फॉस्फोरस या सल्फर या सेलेनियम या आर्सेनिक के साथ आता है, तो हमेशा जो है वहां पे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग कर पाते हैं। जैसे हमने दिखाया यहाँ पे pH3 के अंदर, तो तुमने उसको आराम से देखा और समझा। pH3 में क्या हो रहा है कि हमारे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 3s में क्या है, एक लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ,
3px 3py 3pz जो है, इन्होंने खुद जो है यहाँ पे क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर ली, और 90 डिग्री चूंकि एंगल होते हैं 3px py pz के बीच के, तो आराम से एंगल 90 के अराउंड आ गया। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है, थोड़े से स्ट्रेंस हैं, तो 3 डायमेंशनल में हल्का सा मूवमेंट होगा। पहले तो ये 2D में है ना बॉन्डिंग, ये वाली दो, और जो 3 डायमेंशनली है वो कौन सा वाला है, ये जो वेज बनाया मैंने, वेज वाला ये किधर है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो ऐसे ये 90 डिग्री पे जो है यहाँ पे ओरिएंटेशन इनका है, बट लोन पेयर की होने की वजह से थोड़ा सा और एंगल बढ़ेगा ताकि रिपल्शन कम हो, तो फाइनली 92 डिग्री पे ये हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये प्रैक्टिकल 92 एंगल है, ऐसे याद रख सकते हो, ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल आता है। तो ड्रैगो ने जो रूल दिया है वो तुम्हें हर जगह अप्लाई नहीं करना है, स्पेसिफाई कर दिया मैंने 15 और 16 ग्रुप में इसको यूज करना है, ठीक है। यस। तो ये चीज याद रखना है, ओके। ड्रैगोज रूल का एप्लीकेशन देख लिया। नेक्स्ट है, मतलब इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि NH3 में जो एंगल है, उसके बाद PH3, इनके बीच की, इनके एंगल्स जो हैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री हैं, और इसका एंगल जो है वो बड़ा है, कितना है, 105 डिग्री। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ड्रैगोज रूल से, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ड्रैगोज रूल से, और ये हमारा जो है इसमें हो रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे याद कर लो इसको, तो डायरेक्ट आंसर जो है कर पाओगे। सर और ऑक्सीजन वाले पीरियड में ए ग्रुप में इसमें भी ऐसे ही है ना, H2O का ज्यादा है, देन H2H, H2Se, H2T, H2PO, इनका ऑलमोस्ट कितना है, 90 डिग्री, और इसका कितना है, 107 डिग्री। इसको भी एक्सप्लेन करेंगे ड्रैगो के रूल से, ड्रैगोस। अगर इसमें तुमको जैसे कंपेयर करने लिख दिया जाए तो याद रखना है कि धीरे धीरे डिक्रीज करता जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 90, उसमें भी हल्का हल्का डिक्रीज करेगा, 0.5 0.7 ऐसे करके डिक्रीज करेगा। समझ में आ गया। तो जो ड्रैगो रूल है, अगर किसी बच्चे को ये नहीं भी पता हो तो कंपेयर करने में वो कभी गलती नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तरीका है मौजूद, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, कौन कहाँ पे कैसे एंगल वगैरह बनाएगा, वो बिल्कुल सही है और गलत नहीं होता उससे आंसर कभी, समझ गए हो। नेक्स्ट आता है बेंट्स रूल, ये भी एक रूल है, बेंट्स रूल, इसका भी यूज कर लेते हैं, ये छोड़ के रखा था मैंने। देखो, ये दो रूल है, मतलब जो पढ़ाई की है उससे थोड़ा अलग बोलते हैं ये, इसलिए इनको सबसे लास्ट में पढ़ना पड़ता है। जो हमने पढ़ा है अभी तक वो एक ट्रेंड में चल रहा था, एक फ्लो में चल रहा था, उसमें कहीं पे जो एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे थे। बेंट रूल और ड्रैगोज रूल थोड़े से अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। बेंट रूल क्या होता है
बेंट रूल ज्योमेट्रीज के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे लगेगा, और हेलोजन या फिर कोई और एटम अगर आ गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, जैसे कोई हमारे पास 4-5 एटम है, उनमें से कुछ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, कुछ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, कहाँ पे रखेंगे उनको, तो वो बेंट रूल बताता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल in a molecule या in a covalent molecule, लिख सकते हैं, in a covalent molecule electronegative atom attached to electronegative atom attached to that hybridized orbital of central atom, that hybridized orbital of central atom which have less s character, which have लेस एस करेक्टर। बहुत आसान है, एक बार लिख लो, उसको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। विच हैव लेस एस करेक्टर एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या मोर कर लो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो सकता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच विद, अटैच टू दैट, अटैच वर्ड यूज कर सकते हो, कनेक्ट यूज कर सकते हो, दैट hybridized orbital, hybridized orbital which have more s character, which have more s character। देखो एक चीज तुमको पता थी, बताओ, जिस ऑर्बिटल में ज्यादा एस कैरेक्टर होगा वो न्यूक्लियस के पास रहेगा सेंट्रल एटम के, या जिसमें कम होगा, बोलो। जैसे फास्फोरस ले लें sp3, जिसमें ज्यादा रहेगा एस कैरेक्टर वो ज्यादा न्यूक्लियस के पास रहेगा। हाँ, बस इतने ही कॉन्सेप्ट का ध्यान है। sp3d2 को मैंने कैसे बताया, लिखते हैं sp2 प्लस pd। एक्चुअल में एक s और 3 p जो है आपस में मिले हैं, और फिर एक d भी मिला है। तो याद रखना, इसमें s तो होता है भाई, उसको कोई नाम नहीं है। px py जो है ये मिलके sp2 बनाते हैं, और pz और dz स्क्वायर चूंकि एक ही z एक्सिस के अलोंग होते हैं, ये दोनों मिलके जो है pd बनाते हैं। तो sp2 प्लस pd जो है, इसको हम एक साथ क्या लिख देते हैं, sp3d। ये भी एक बाइफर्केशन वाला तरीका है समझने का, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें PCl3F2 का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाओगे, हमारे पास बताओ कितनी पोजीशन है फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की, बोलो। 5 है कि नहीं, टोटल कितनी पोजीशन है फॉस्फोरस में, बताओ। एक्सियल ज्यादा लॉन्गर है या इक्वेटोरियल? एक्सियल, ये वाली एक्सियल पोजीशंस है, और ये वाली जो पोजीशंस है ये कैसी हैं, इक्वेटोरियल। तो एक तो लॉन्गर वाला कॉन्सेप्ट है, उससे तुम समझ सकते हो फ्लोरीन कहाँ जाना चाहेगा, कम दूरी पे या ज्यादा दूरी पे, लेस डिस्टेंस पे और मोर डिस्टेंस पे, कम डिस्टेंस पे। सुनो एक्चुअली वो नहीं ज्यादा डिस्टेंस पे। हाँ, एक्चुअली वो अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है। फ्लोरीन कहता है मैं जिस बॉन्ड से बंधूंगा उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचूंगा, तो जिसमें एस कैरेक्टर कम होगा उस बॉन्ड पे मैं जाऊंगा। तो एस कैरेक्टर जो है इक्वेटोरियल वाले पे ज्यादा है, क्योंकि ये sp2 से बन रहा है। इसमें कितना एस कैरेक्टर होता है बताओ, 33%। और जो pd वाले वे हैं, pd वाले ऑर्बिटल्स ये वाले, इनमें एस कैरेक्टर कितना है, pd में कितना एस कैरेक्टर है बताओ, 0%। कितने परसेंट है, 0%। तो तुम्हें याद रखना है कि जो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, जिसके अंदर की दो डिफरेंट सिचुएशन है एस कैरेक्टर के। एक्सियल पे एस कैरेक्टर 0% के ऑलमोस्ट पास है,
और जो हमारे पास इक्विटोरियल है इस पे sp2 है 33%। सर पीडी में 0 क्यों? क्योंकि एस है ही नहीं उसमें, एस कहाँ है उसमें। ओके वैसे। हाँ, तो एस करेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि वो खींचेगा, नहीं खींचेगा, लेकिन पी और डी की जो स्ट्रेंथ होती है अट्रैक्ट होने की उतनी से होगा। एस होने पे क्या होता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है। जो पी होगा फॉस्फोरस एटम, वो एस वाले से अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा क्योंकि इसमें एस करेक्टर होगा। तो बताओ सीएल कहाँ लगाएं और एफ कहाँ लगाएं, देख के बताओ। जहां लेस करेक्टर है वहां पे क्या लगाएंगे, लेस एस पे एफ लगाएंगे। तो एफ लगेगा कहाँ, इक्वेटोरियल पे कि एक्सियल पे, एक्सियल पे। और सीएल कहाँ लगेगा, इक्वेटोरियल पे। देखो फिर से समझो, पी और एफ जो है ये लगा दो एक्सियल पे। बहुत आसानी है इसके अंदर समझने में अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो। दो तरीके समझाने के। पहला तरीका क्या, देखो पहले बताओ, यहां देखो, देखो इधर एस कैरेक्टर कहाँ ज्यादा है। sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल कि ट्राइगोनल, सिर्फ ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा। ये है एक ट्राइंगल, ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये कौन से वाले हैं, sp2 वाले। और pd जो है वो इसके परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे रहेंगे ऐसे। ये है pd। ये तरीका है sp3d को समझने का। sp3d का मतलब है sp2 प्लस pd, याद रखना। sp3d का मतलब है sp2 प्लस pd। तो बताओ sp2 वाली पोजीशन जो है वो इक्वेटोरियल है। यहां जो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं इस पे s करेक्टर कितना है, व्हाट इज द s करेक्टर हियर, 33%. s करेक्टर जहां पे ज्यादा होगा वहां पे जो फॉस्फोरस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा क्योंकि इसमें s करेक्टर है। लेकिन जहां पे s करेक्टर क्या है, कम है, वहां पे फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा। और फ्लोरीन यही चाहता है, फ्लोरीन चाहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसकी तरफ खींचा रहे। क्लोरीन बोलेगा कि भाई हमारे पास तो जो है एस करेक्टर है तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, फॉस्फोरस अपनी तरफ रखेगा। तो फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम को यहाँ पे इजियर पड़ता है जब वो ऐसी पोजीशन एक्वायर करता है जिसमें लेस एस करेक्टर हो। यहाँ पे क्या है, लेस एस करेक्टर है, इस बॉन्ड में क्या है, लेस एस करेक्टर। क्यों, क्योंकि इसका जो पी ऑर्बिटल था, पीडी नाम था उसका, क्या नाम था उसका, पीडी। जो फास्फोरस का ऑर्बिटल था इसका नाम क्या था, पीडी। ये पीडी वाला ऑर्बिटल है, इस पे आएगा। तो हम लोग एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लिख सकते हैं कि इन टीबीपी ज्योमेट्री, इन टीबीपी ज्योमेट्री मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टीपीपी मतलब? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो ये अपनी बनी है, ठीक है। ये सब जो है रिवाइज करके रखना है तुम लोग को, ये लिस्ट में लिखा हाँ है, सर, हाँ याद है, मतलब टीपीपी। याद आ गया ना। क्या लिखा है, इन टीबीपी ज्योमेट्री मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सी जगह ऑक्युपाई करेगा, एक्स। ऑलवेज ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन। कैसी पोजीशन, क्यों, बिकॉज एक्सियल पोजीशन हैज वेरी लेस, या जीरो एस करेक्टर भी लिख सकते हो इस जगह पे। बाकी कहीं भी होगा तो लेस में होगा, उसका भी देखेंगे। अब जहां पे नहीं मौजूद है वहां पर क्या करोगे बताओ। अब जैसे तुम्हारे पास कंडीशन आ गई है, क्या करोगे, कुछ नहीं, बोलोगे भाई जितना है उतना करेंगे, जितना नहीं है उतना नहीं करेंगे। अब हमारे पास 3 फ्लोरीन है, 2 तो पहले लगा दो, तीसरा यहाँ लगा दो, बाकी यहाँ लगा दो, है ना। तो ये तरीका है समझने का। फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पे जाएगा। अब तुम 3 3 फ्लोरीन अगर लेके बैठे हो तो क्या कर सकता है फ्लोरीन भी। ऐसे अगर हमारे पास PfCl4 है तो बताओ फ्लोरीन कहाँ पे जाएगा, Axial. एक्सियल पे। हाँ, उसके बाद Cl लगाओ। ये है तरीका लगाने का, ठीक है।
बहुत ये आसानी के साथ कर सकते हो। नोट करो जल्दी से। ये है बेंट का रूल। देखो इसमें भी चूंकि जो पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा याद करने वाला था, इसलिए इसको रोक के रखा था। अब तो समझ में आ गया ना, आप यूज कर सकते हो इसको। तो ये हमारे सिलेबस में जो यूज होगा वो ज्यादातर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के अंदर यूज होगा। कुछ जगह पे और भी यूज होगा जहाँ पे बॉन्ड एंगल्स वगैरह पूछ दिए जाएंगे, तो उनको भी हम लोग इससे प्रूव कर पाएंगे। सर ऑक्टाहेड्रल में यूज होगा। हाँ देखो, ऑक्टाहेड्रल जैसे हम लोग बात करते हैं ना, तो sp3 जो d2 आएगा, तो वहां पे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर यूज होते हैं। तो वहां पे ऐसा कोई पर्टिकुलर तुम्हें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सब 90 डिग्री पे हैं। सब कितने डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पे। तो उसमें दिक्कत नहीं आएगा। मेन जो फोकस तुम्हारा है वो sp3d वाले में आएगा। और जो दो ये हमने तुमको एग्जाम्पल दिए हैं, इस पे ही एक्चुअली क्वेश्चन आता है। बाकी कहीं पे भी तुमको मिलेगा तो उसको आसानी के साथ सॉल्व कर पाओगे एस करेक्टर के थ्रू। डन। ऑलवेज यस। यस ओम। भाई वो नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? वो चाहता है इलेक्ट्रॉन उसके पास रहे, तो लंबी जगह पे जाएगा ना। भाई फास्फोरस से यहाँ पे अगर रह गया और अगर लंबी जगह पे चला गया एक्सियल वाले पे, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसने सर सिर्फ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के लिए। नहीं, बाकी जगह दिक्कत है नहीं। जैसे आपने तुमने पूछ लिया कि सर आप इसमें बनाइए BF Cl2 में, तो अब इसमें क्या है, सब में एस करेक्टर क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, F जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा और Cl जुड़ेगा। अब ये क्या होगा, इसका जो एस करेक्टर है वो लेस देन जो है थोड़ा सा, कितना होना चाहिए था यहाँ पे, हाइब्रिडेशन क्या है sp2 33 से होना चाहिए था, बट थोड़ा कम कर देगा उसको, ये लेस देन 33 कर देगा। और इनका एस करेक्टर थोड़ा सा 33 से भी बढ़ जाएगा। इतना होगा, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये अपना जो एस करेक्टर है वो सर थोड़ा और सा, ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में भी ऐसे होगा। जैसे मान लो कोई अभी हम लोग ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं, ओके सब 90 डिग्री है सो कुछ नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है। अब अगर तुमने तुमने यहाँ पे सीएल लाना है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम सर सब सेम ही है सो कुछ सब फर्क सेम नहीं। ही है, कहीं पे भी ला दो तुम सीएल। तुमने मान लो यहाँ पे सीएल ला दिए, ठीक है, सो सिर्फ इसमें ही ध्यान देना है टीबीबी में। इसमें ध्यान दें। अब यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लोरी सीएल है ना, इसका बस एस करेक्टर थोड़ा सा कम हो जाएगा, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे कम हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसके अंदर इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत होती नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, सर जिस भी कम क्यों होता है मतलब। क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एटम होता है वो थोड़ा सा बॉन्ड को क्या कर देता है, जो ऑर्बिटल है उसको क्या कर देता है, हमेशा उसको अफेक्ट कर देता है। तो अगर 33% चाहिए तो उससे हल्का सा कम कर देगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हल्का सा बढ़ा देगा। अगर सेम है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होता है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहता है कि उसका एस करेक्टर कोई ले ले, कोई ले ले उसका एस करेक्टर, तो उससे कम वाला मिलेगा तो धक्का देके उसको भेज देगा। ये एक प्रैक्टिकल जो है इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए है। जैसे यहाँ पे भी अगर पूछता है ना BFCl3, तो थ्योरेटिकली तो 33% निकाल सकते हो, लेकिन जिसपे एफ लगेगा ना वो बॉन्ड हल्का लॉन्गर हो ही जाएगा, क्योंकि वो एस करेक्टर घटा देगा उसका। ठीक है, ये बहुत ही डीप चीज है, मतलब इसकी जरूरत पड़ती नहीं है क्वेश्चन में। इसका थोड़ा 33% से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये बेचारा कुछ कर नहीं सकता है फ्लोरीन के आगे। फ्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस एस करेक्टर चाहिए इसको। ये चीज जो है ये याद रखनी है। इसको नोट करो जल्दी।
डन। सर एक सेकंड और सर। सर एक बार ऊपर वाले पॉइंट पे स्क्रॉल अप करो। लिख लो, जल्दी लिख लो, फिर आगे बढ़ें। अच्छा, BCl3 वाला आगे ना एक्सप्लेन करें, अभी करते हैं, रुको। सर sp3d3 वाले में क्या होगा फिर? उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो जो हमारे पास ये है sp3d3, तो इसका केस कैसा होता है, इसका जो है ये इस तरीके से है। 5 ऑर्बिटल्स जो हैं वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, और 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये कितना है, 72 डिग्री। तो जो 90 डिग्री पे है वो वाला जो रहेगा वो ज्यादा दूरी पे रहेगा, उसके अंदर एस करेक्टर कम होगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो यहाँ पे जोड़ देंगे। और इसको जो हमारे, एक्सियल में ही जाता होता है वैसे। हाँ, क्योंकि जो रिपल्सन है ना, वहाँ दूरी, उसकी दूरी बढ़ानी है, दूर रखना है फ्लोरीन को, समझ गए। जितना दूर रखोगे फ्लोरीन को उतना आसान है, सिंपल है लॉजिक, जल्दी से नोट करो। डन। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो, इसने पूछा है कि सर इसका समझा दीजिए फिर से। तो BCl3 तो था, तो 33% था इस करेक्टर, ठीक है। कितने कितने परसेंट है, 33। जैसे ही फ्लोरीन लाओगे एक जगह पे, तो क्या हो जाएगा, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेस एस करेक्टर हो जाएगा। अगर यहाँ लेस हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा एस करेक्टर, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो उतनी है ना, वो तो तोड़ देने दोगे उसको, 100% वैसे ही बटेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हमेशा चाहता है दूरी बनाए रखना। वो चाहता है बॉन्ड जितना लंबा हो उतना उसके लिए अच्छा है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है उसको देने नहीं पड़ेंगे, उसकी तरफ रहेंगे। तो जैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है तो बेंट का रूल लगना लगता है। बेंट का रूल क्या बोलता है, लेस एस करेक्टर में जाना चाहेगा। So F is more electronegative than chlorine, hence the S character in the BF bond will be less. Okay. समझ में आ गया? इसको भी नोट कर लो। हाँ, समझ लेना इसको, ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है ये। तो बेंट रूल पढ़ लिया हमने, और
हमने बात कर ली यहाँ पे किसकी, ड्रैगोज रूल की। तो अब हमारा ये लगभग टॉपिक जो है सारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की कुछ बात कर लेते हैं। वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ तुमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ाया था? बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होता है, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे और अगर बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है तब भी जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना। जैसे अगर इसके फैक्टर्स हमें देखने हैं तो उसको भी कुछ लिख लेंगे, एक दो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो पहला तो देख लो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या पहला लिख लो बॉन्ड ऑर्डर। बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, बोलो। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है? सर ट्रिपल हाँ बॉन्ड। सर। तो आसान है, ये तो बता दिया। दूसरा देख लो डेल्टा ई एन, अगर डेल्टा ई एन बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, बशर्ते कि बॉन्ड जो है वो सिंगल एक होना चाहिए या डबल एक होना चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए। अब मान लो एक सी सी है, एक सी एन है, एक सी ओ, एक सी एफ। बताओ सबसे स्ट्रांग कौन सा है? अभी स्क्रॉल कर देता हूँ, रुक जाओ। विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? और स्क्रॉल करूं, कहाँ पे करना है स्क्रॉल? सी एफ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्यों? अरे क्योंकि इसके अंदर चार्ज सेपरेशन ऑरेंज नहीं है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थोड़ा है, यहाँ पे हल्का सा बढ़ा और यहाँ पे तो काफी ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज हो रही है और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ोगे तो आयनिक करैक्टर आ रहा है। क्या करैक्टर आ रहा है? आयनिक करैक्टर। जितना आयंस सेपरेशन होगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पिक्चर में आएंगे और क्या होने लगेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट है बॉन्ड सब स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ एक बार दिखाइए ना। ऊपर वाला, जी सर। ओके। नहीं मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना है। हाँ या देखो फिर ये हाँ ये आराम से समझो। अच्छा बताओ, एस कैरेक्टर बढ़ाने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि नहीं, अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की बात करें? सब बढ़ेगी। यस, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि एस कैरेक्टर का मतलब क्या, अट्रैक्शन बढ़ रहा है एटम का। बॉन्ड लेंथ से ज्यादा पास आएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ज्यादा पास आएगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, है ना। ये सारे फैक्टर्स ओवरऑल क्या बता रहे हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब इसको जो है ले लेते हैं, ये लिख लिया है कि नहीं? यस सर। लिखो, जल्दी से लिखो। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर इन ऑर्बिटल। अभी कमेंट कर रहा है कोई, देखिए क्या बोल रहा है। अरे तो बढ़िया है ना, बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे वो डोमिनेट करेगा। बॉन्ड बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे वो डोमिनेट करेगा हमेशा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ा दिए तुमने। हाँ, सेकेंडरी फैक्टर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है। अगर कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक हो गया तो फिर थोड़ा ना उसमें कंपेयर करेंगे। आयनिक आर जनरली मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट, ये तो पता है। इधर देखो, समझ गए ना, बॉन्ड नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देखो, sp sp में बना है, sp2 में बना है, sp3 में बना है। विच वन इज मोर स्ट्रॉन्ग? सारे सिंगल हैं, सारे सिंगल हैं, बोलो। सर एसपी स्ट्रॉन्गर है। बोलो कौन सा स्ट्रॉन्ग है? ये वाला स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? क्योंकि इसके अंदर एस करेक्टर कितना है, 50। 50% है ना इसमें, दोनों में। इसके अंदर 33% है
और इसके अंदर 25% है। समझ में आया? नंबर 4 देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर लोन पेयर है किसी पे ना, अगर क्या है लोन पेयर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन एटम्स, बॉन्डेड एटम्स पे अगर लोन पेयर है। बोलो। सर 1 सेकंड के लिए ऊपर करो। ओके, ओके सर, ओके हो गया। किसी का बचा है तो बोलो, यहाँ पे कुछ भी सुनो ध्यान से। ये वैलेंसी भी दिखाना है तो दिखा ही सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। और ऐसे करना है, ऐसे कर लो। ऐसे कर लो। बताओ विच इज मोर स्ट्रांग? विच इज मोर स्ट्रांग? कार्बन कार्बन। हाँ, कार्बन कार्बन स्ट्रांग है, क्योंकि हैं देखो सारे क्या, सारे के सारे जो हैं वो सिंगल बॉन्ड ही हैं। अब लोन पेयर का फैक्टर यहाँ पे आने लगेगा, क्योंकि और कोई हमें फैक्टर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस भी 0 है, लेकिन लोन पेयर जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। लोन पेयर रिपल्सन तुमने देखा है कि अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बताओ F2 और Cl2 में किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? बोलो, किसका बॉन्ड तोड़ना आसान है, किसका टफ? याद रखना फ्लोरीन में जो बॉन्ड तोड़ना है वो इजी है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन्स की वजह से हम बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन Cl2 में क्या हो जाता है, ये साइज बड़ा है तो लोन पेयर दूर हो जाते हैं, बिगर साइज है ना। ये साइज कैसा है, बिगर साइज। और फ्लोरीन कैसा है, एक्सेप्शनली स्मॉल, काफी स्मॉल होते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, स्मॉल साइज। इसलिए क्या हो जाता है, ये बॉन्ड एनर्जी जो है ये यहाँ पे क्या हो जाती है, इस बॉन्ड को जो ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है जो, ये Cl2 में ज्यादा हो जाता है F2 से बॉन्ड एनर्जी। सर लोन पेयर तो हम लोग बॉन्ड्स के बीच का एंगल कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं ना, मतलब इसमें भी यूज करते हैं, यहाँ भी यूज कर लिया भाई। अच्छा बताओ, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी फ्लोरीन का ज्यादा है कि Cl का ज्यादा है? बोलो। ये फ्लोरीन का ज्यादा है सर। Cl का ज्यादा है ना, डेल्टा Hg इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड इसका। याद आया? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला सर एलिमेंट। वो नेगेटिव आएगा ना, इसलिए फ्लोरीन बोला। मॉड लगा माइनस। दिया मैंने। अच्छा हाँ, बताओ तो Cl का ज्यादा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन आने में दिक्कत हो रहा है, फ्लोरीन में। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा है और रिपल्शन। डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन ज्यादा है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है इसको, रिपेल। समझे? ये चीज याद रखनी है। अच्छा, ऑर्बिटल सब में क्या है, 2p है कि नहीं 2p? तो उससे कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर किससे करना है, जो चीज चेंज हो रही, चेंज क्या हो रहे हैं, लोन पेयर, और लोन पेयर बदल रहे हैं तो फिर तुम्हारा ये भी बदल जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, नेक्स्ट लिखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ये याद है सबको, पढ़ाया था?
हाँ अब बताना 1s2p का बॉन्ड बनाया, 1s3p का बनाया, 1s4p का बनाया, बोलो कौन सा स्ट्रांग है? सब सिग्मा ही बॉन्ड है, कौन सा स्ट्रांग है? देखो बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा होगा इसमें बताओ, विच वन इज स्मॉलर? सर 1s2p। हाँ तो ये तरीका डायरेक्टली से sir. बता दिया, उससे भी आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना जो है वीक होगा। दूसरी चीज है 1s का जब उसका साइज का मिलता है, 2p थोड़ा बड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन हल्की सी इसके अंदर हो जाती है ओवरलैपिंग। फिर ये तो एस कैरेक्टर जैसे ही हो गया। हाँ एस करेक्टर जैसे ही हो गया कह सकते हैं, लेकिन 1s तो कॉमन है ना सब में, लेकिन 2p क्या है, बदल रहा है। अब ये तो सेम है, p है सब में, बस क्या है शेल नंबर बदल रहा है। यहाँ देखो 2s तो उतना ही है, 3p क्या है, जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना बड़ा ऑर्बिटल होगा, तो थोड़ा सा कम हो गया, और थोड़ा सा और कम हो गया, इसमें थोड़ा ज्यादा था। और जब हमने ले लिया 4p को, तो ये तो और बड़ा है, इसमें और कम है, तो सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग कहाँ पे होगी, बोलो? 1s2p। तो आसान है कि नहीं है? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर। ये कैसा है? सर बॉन्ड साइज के तरीके से समझ में आया, बट ये जब इंक्रीज हो रहा है p का ऑर्डर, तो फिर उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम क्यों हो रही है? सिंपल सी बात है कि ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये कैसा है, काफी बड़ा है, और तुम हो छोटे बहुत, है ना। अब तुम्हें यहाँ पे आकर के करना है, तो ऐसे इसमें घुस नहीं जाओगे, तुम्हारा न्यूक्लियस भी तो है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इसका पार्ट है ये इसमें आ नहीं रहा है, ये इसमें बड़ा बनाने से कुछ होता नहीं, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास लिमिटेड है, वो घूम रहा है ना। इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें भी, एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो दिक्कत है ना, ज्यादा फैला दोगे तो उसको डिफ्यूज हो सर जाएगा। इसमें रिपल्शन ज्यादा हो रहा है कह सकते हैं क्या? नहीं, इट इज मोर डिफ्यूज्ड एक्चुअली, दिक्कत ये है, डिफ्यूज मतलब बिखरा हुआ, जब बिखरा हुआ है तो तुमको भी थोड़ा ही मिलेगा ना, ये सब यहीं आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं भाई? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड। हाँ इलेक्ट्रॉन कितने लिमिटेड हैं, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, अब इसको डिफ्यूज कर दिया तुमने। यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड थोड़ा ज्यादा था, अब तुम साइज बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन सब में एक ही है, तो इसी कॉन्सेप्ट का तो यूज किया था उस दिन इसमें। बताओ विच वन इज मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे एक साथ। ये 1s2p के बीच का है, ये बोलो, समझ में आ रहा है? HF होगा ना। एच लिख दिया ना, ये HI होगा ना, ये बोल रहे हो क्या? तो अब सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, यही है? अच्छा स्ट्रॉन्ग बता रहा आंसर, यस सर। ये आंसर है। इसमें दूसरा लॉजिक भी है, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाँ सर वही लगा। वाला लॉजिक भी है, फिर जो है 1s2p वाला लॉजिक है, या बॉन्ड लेंथ वाला है, कई तरीके से तुम आंसर दे सकते हो एक्चुअल में, ठीक है। बताओ सबसे आसानी से H+ कौन देगा, विच विल गिव H+ इजीली? HI। नहीं सॉरी H। सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा इसमें? HI। हाँ जो जल्दी से H+ देगा, जो जल्दी से टूटेगा वही अच्छा एसिड है। H+ इज ए गुड एसिड, H+ इसमें ज्यादा बढ़िया से निकलेगा, ठीक है। सर उसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहना चाहिए, मतलब नहीं ऐसा तभी जरूरी तो नहीं वो है, पॉजिटिव आयन देगा। वो तब है जब हमारा मेटल जो है वो हो साथ में, मेटल तो है ही नहीं, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तोड़ना पड़ेगा कि नहीं इसको पहले, बाद में तो कैटायन हाँ सर। बनेगा। तो टूट नहीं रहा है, तुम उसको पकड़ के बैठे हुए बोल रहे हो कि हाँ जो है जाने भी नहीं देंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है ओके ना। सर। हमें क्या करना होता है, H+ निकालना पड़ता है, निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। चलो नोट करो जल्दी, कई बार वो कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर HF में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है,
सर डिफरेंस एक बार परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला देखो। कहाँ है? हाँ सर ये हो गया सर। ओके, वेरी गुड। सर वो फोर्थ वाला भी दिखा हुआ है। सर नीचे तो हो गया सर। हो गया। डन। कहीं पे कुछ बचा है? हाँ, अब है नेक्स्ट। इफ देयर इज सेम शेल, अगर सेम शेल के ऑर्बिटल से, तो देखो कैसे। मान लो 2p है, 2p 2s है, 2s है, ये सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा की बात हो रही है। और 2p है पाई बॉन्ड। बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? सर 2p क्योंकि वो डायरेक्शनल ज्यादा है। ये सिखाया था इसलिए तो इसको लिखा दिया फिर से। याद है कि नहीं? तो हमें लगता है कि 2s होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर दो गेंदे पास में रखी हो तो वो एक दूसरे में क्या नहीं होंगी? बोलो। ओवरलैप नहीं होंगी, है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ज्यादा है। हमें चाहिए ज्यादा जो है डायरेक्शनल। अगर ऐसा है तो ये इसमें क्या हो जाएगा? पेनिट्रेट कर देगा इसको, और यहाँ पे ओवरलैपिंग बढ़िया से हो जाएगी। इट इज मोर डायरेक्शनल, इट इज मोर डायरेक्शनल। पी वाला ऑर्बिटल है ना, एस वाले लेस होते हैं। तो जितना इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं, अगर वैल्यू जो है एन की सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम है और कंपेयर करने को मिल जाए, तो ऐसे कंपेयर करना, ठीक है हमेशा। पाई बॉन्ड तो भाई वीक होता ही है, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग कैसी होती है? लेस एक्सटेंट वाली। कहने का मतलब क्या है? पार्शियल है ओवरलैपिंग इसमें भी, बट इसमें साइड बाय साइड है, वीक बॉन्ड बनेगा, ये वीक होगा। तो ये इस तरीके से तुम्हें कंपैरिजन पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़े, नोट हो गया? डन। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक है, ये खत्म हो गया हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स का, कंप्लीट हो गया ये सब। नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डाइपोल मोमेंट। क्यों यूज करते हैं इसका? ये बताता है आयनिक कैरेक्टर
ionic character in which ionic character in covalent bond and molecules, ये बताएगा कितना होगा कितना नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट को म्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं इसको। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which is used in the measure of ionic character in a covalent compound। आयनिक कैरेक्टर या इसको हम पोलैरिटी बोल सकते हैं। पोलैरिटी इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है कि नहीं, ये किससे पता चलती है? डाइपोल मोमेंट से। म्यू की जो वैल्यू है वो क्या है? Q इंटू डी। Q क्या है? चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सर सर कुछ नहीं, कुछ सुनो देखो, जैसे हमारे पास ये पॉइंट चार्ज एक है और ये एक पॉइंट चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो हम बोलेंगे ये एक डाइपोल बन गया है। इसके बीच की डिस्टेंस अगर डी है तो जो इसका म्यू होगा, इसकी वैल्यू होगी क्यू इंटू डी। ये तो मैग्नीट्यूड आया। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस और माइनस में अगर देखें तो माइनस की तरफ चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे होगी डायरेक्शन। चार्ज जिधर नेगेटिव है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी जो है डायरेक्शन है। यूनिट जो है क्या आएगी? यूनिट ऑफ म्यू इज डी बाई। यूनिट होती डी बाई, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई में अगर हम लोग देखें कन्वर्जन, तो 3.33 इंटू 10⁻30, 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर ये आएगा। ठीक है, 1 डिपाई को हम कूलम मीटर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कूलम मीटर जो है एक एसआई यूनिट हो जाएगी। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ बताइए, बोलो। अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर देखनी है तो फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसको नोट करें जल्दी से, म्यू। फिर म्यू के बारे में और भी बात करनी है। पहले तो इसके डेफिनेशन वगैरह लिख लो, सिंपल है बहुत। क्या बताता है? फजांस रूल क्या करते थे बताओ? फजांस रूल क्यों पढ़े थे? सर आयोनिक में कोवेलेंट, वो आयनिक में कोवेलेंट करेक्टर बता देता है, ये कोवेलेंट में आयोनिक है। और ये कोवेलेंट में क्या बता देता है? आयनिक। हो गया? एनीवन रिमेनिंग?
सर एक क्वेश्चन था उसमें, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? मतलब ऑक्सीडेशन आगे पढ़ाया जाएगा जब किसी में ऑक्सीजन ऐड करती है अगर, हाँ, या फिर किसी से हाइड्रोजन निकाल ली, ये हो गया। फिर एक सर तुम्हें, इसी चैप्टर में? नहीं नहीं अलग है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर एक सिखाया जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो निकालना सीखेंगे हम लोग। वैलेंसी ओके, जैसे सो कि आप भी नहीं करना है ना वो क्वेश्चन? वो रेडॉक्स में अभी नहीं करना है, अलग चैप्टर। मोल कॉन्सेप्ट 2 में आएगा वो। मोल कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ा है, एक बार और पढ़ना है अभी। वो रेडॉक्स वाला मोल कॉन्सेप्ट है। सर आपने वो क्या लिखा है 3.33 इंटू 10⁻⁻30, फिर पीछे यूनिट क्या लगाया है? कूलम इंटू मीटर है तो उसको कूलम डैश मीटर लिखते हैं, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। सीएम कूलम एंड मीटर, देख रहे हो यहाँ पे क्या यूनिट आएगी एसआई में इसकी, कूलम और मीटर। टेस्ट सिलेबस अभी नहीं बताया कोई, मतलब बता देंगे। कब है एग्जाम, बोलो। नोट हो गया? नॉर्मलिटी वगैरह उसमें है, हाँ, तो नॉर्मलिटी पढ़ना होता है। चलो, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो। पहला नॉन पोलर और दूसरे पोलर। नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। लाइक एटम्स होते हैं। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आप अभी क्या करवा रहे थे? ये मैंने लिखाया था डायरेक्शन हाँ वगैरह, सर, लिया? और उसके बाद कुछ नहीं कहना बीच में तो। नहीं, उसके बाद कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स पे आए। देखो दो सर टाइप के डायरेक्शन दिखाओ ना, एक मिनट बस। डायरेक्शन लिखो। हाँ हो गया सर। देख लिया? हाँ सर। ओके। पोलर कब होगा? जब म्यू क्या होगा? जीरो। व्हेन म्यू इज जीरो। देखो इसका जो म्यू है वो जीरो, बिकॉज चार्ज सेपरेशन हुआ ही नहीं, नो चार्ज। म्यू जीरो बिकॉज बिकॉज क्यू जीरो। क्यू क्या है? जीरो है। Cl2 में देख लो, म्यू क्या है? जीरो है। O2 में देख लो, म्यू क्या है? जीरो है। ये तो नॉन पोलर हो गए। और नॉन पोलर होते हैं वो आगे चल के पता चलेंगे। एग्जाम्पल में लिख लो BCl3, BeCl2, CH4 एटसेट्रा। ये सब कैसे हैं? नॉन पोलर। पोलर कौन से होते हैं? जिनके अंदर पोलैरिटी हो। बॉन्ड्स की अगर बात कर ले, पोलर बॉन्ड्स अगर देखना है तो ठीक बात है, NH जैसे है अपना, ये कैसा बॉन्ड है? पोलर। इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस। HF हमारा कैसा है? पोलर। इसकी वैलेंसी और फ्री कर लो, डेल पे प्लस, इस पे माइनस। डायरेक्शन किधर होगी बताओ? जिधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, जिधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, प्लस से माइनस। HCl देख लो, है ना? अब अगर हम किसी मॉलिक्यूल के बारे में देखना है वो पोलर है कि नहीं, तो हमें इनके वेक्टर समेशन को देखना पड़ेगा। हमें क्या देखना पड़ेगा? वेक्टर समेशन ऑफ डिफरेंट म्यूज। अलग अलग बॉन्ड्स के जो म्यू हैं इनका वेक्टर के मेथडों से समेशन करना होगा, जो कि बहुत आसान है। सिंपल वेक्टर का जो समेशन पढ़ा है तुमने फिजिक्स में, वही यूज करना है, मैथ में पढ़ना है। बहुत आसान है वो, उसको बात करते हैं रुको भी। पहले लिख लो पोलर नॉन पोलर। पोलर में क्या नहीं होगा? बोलो।
म्यू 0 नहीं होगा। म्यू कब बढ़ेगा? क्यू बढ़ाओ या फिर डी बढ़ाओ। म्यू बढ़ाओगे क्यू या डी बढ़ाना पड़ेगा। समेशन करके रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। फाइंड डाइपोल मोमेंट। अच्छा सर, इसलिए वेक्टर से इसलिए BCl3 वगैरह में 0 है क्या? हाँ, ओके। हमें बताना है ए आंसर म्यू 0 है, बी आंसर म्यू 0 नहीं। दो आंसर देने हैं बस, ज्यादा नहीं देना है। अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन को, पहले नोट कर लो पहले तुम लोग। डन। हमें मतलब सिर्फ डायरेक्शंस देखनी उससे। डायरेक्शन हो गया। यस। ओके देखो, पोलर को अलग से एक्सप्लेन करूं। पोलर को देखो, पोलर का मतलब है जिसमें चार्ज सेपरेशन हो। पोलर का मतलब क्या है? जिसमें जिसमें म्यू ना 0 हो। बॉन्ड्स की बात करें, चार्ज सेपरेट होगा तो बॉन्ड पोलर हो जाएगा। एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। म्यू इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर जो म्यू वेक्टर है उसकी वैल्यू 0 नहीं है देन इट इज पोलर। सिंपल है, ठीक है। अभी आगे पढ़ना ही है उसके बारे में। जैसे HF देख लो, बताओ HF में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? बोलो। एस। तो यहाँ पे कुछ चार्ज आ जाएगा, कुछ चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है कि बॉन्ड लेंथ d। तो म्यू वेक्टर क्या है? q मॉड इंटू डी। मॉड q की वैल्यू 0 नहीं, क्योंकि कुछ तो चार्ज है इन पे, देयर इज सम चार्ज, इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 नहीं। इसको बोलते हैं पोलर, जिनका म्यू 0 ना हो। जिनका म्यू 0 ना हो, दीज आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड्स। ठीक है। अब उसकी बारी है आगे समझने की। पहला निकालो तुम BeH2, बताओ पोलर की नॉन पोलर? तो बताओ बेरिलियम का हमने ऐसे बनाना है, बताओ सर किस नॉन पोलर। किसकी, हाँ वेरी गुड, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाइड्रोजन की 2.1 है, इसकी 1.6 के आसपास है। तो लोएस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर। किधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं? बोलो, किधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं? ये दोनों वेक्टर क्या है? म्यू म्यू। बताओ, दो वेक्टर अगर ऐसे लगे हुए हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट 0। 0 आएगा ना, म्यू आर या म्यू नेट 0 आएगा। इसलिए कैसा होगा? बोलो। नॉन पोलर। BH2 इज नॉन पोलर। दूसरा एग्जांपल ले लो, BCl3। बोलो, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl। तो तीनों बराबर। हाँ, अगर तीन वेक्टर लगे हों 120 पे ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? 0। सबने पढ़ा है ना, क्योंकि जो इन दोनों का आएगा वो आएगा इनके बीच से, है ना, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? सेम आएगी। और ये अपोजिट है, तो ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। ये सब पढ़ा है तुमने, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोलो वेक्टर वाला। डायरेक्शन बताओ किधर से किधर होती है? नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। बताओ, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ रहेगी कि नहीं रहेगी? बताओ, दोनों बॉन्ड सेम है तो म्यू क्या होगा? दोनों का सेम, मान लो म्यू 1 मान लिया, ये भी म्यू 1, तो म्यू 1 और म्यू 1 एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल। तो म्यू नेट कितना आएगा? ये भी कैसा है? CO2 कैसी गैस हो गई? नॉन पोलर। नॉन पोलर गैस। ये है मेन कॉन्सेप्ट। फोर्थ देखो, CH4। बताओ, सिमेट्रिकल है? नॉन पोलर। हाँ, हाँ सिमेट्रिक सर।
क्या करते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट। ये C और H पे लगा है तो कार्बन की तरफ आएगा, ये आएगा ऐसे, और ये सब क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट। म्यू नॉट क्या होगा 0। सिमेट्रिकल पोजीशंस में क्या हो जाता है, सब कैंसिल हो जाता है। बताओ अमोनिया पोलर की नॉन पोलर? सब पोलर। हाँ वेरी गुड। कैसे? अब देखो लोन पेयर में क्या होगा बताओ, लोन पेयर पे ज्यादा डेंसिटी है कि न्यूक्लियस पे? लोन पेयर, लोन पे लोन पेयर की साइड में एरो लगाना है। ये म्यू जो होगा ये मान लो म्यू1 है, इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी। बताओ क्या NH वाले में ऊपर की तरफ होगा? यस हाँ इसकी वैल्यू म्यू1 होगी? नहीं होगी ना, डिफरेंस डिस्टेंस है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, सेपरेशन, तो ये म्यू2 होगा। बताओ क्या ओवरऑल क्या 0 हो रहा है? ओवरऑल नहीं हो रहा है। ये कैसा है अमोनिया, कैसा है? पोलर है। अमोनिया कैसा है? पोलर है। पानी में देखो, पानी में ऐसे लोन पेयर्स हैं, ऐसे हैं कि नहीं है? सर पोलर है। हाँ तो ये देखो कहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे 109 डिग्री से ज्यादा डिग्री इसमें हो चुका है, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं ये रिपेल। और ऐसे ये सब सर क्या NH3 वाला बताओ ना। NH3 वाला क्या चीज बताओ उसमें, बताओ वापस बताओ। पूरा स्टार्टिंग से। हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा देखो मनोज कौन है, इधर देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन हाँ। की तरफ एरो रहेंगे कि नहीं म्यू के? ये मान लिया म्यू हाँ म्यू टू है, सब सब क्या है म्यू टू, तो सब तीनों जो है आपस में एक पर्टिकुलर एंगल पे लगे हुए हैं तो ऐड हो जाएंगे। नाइट्रोजन और इसके इलेक्ट्रॉन में एरो किधर रहेगा, नाइट्रोजन की तरफ की इलेक्ट्रॉन की तरफ? इलेक्ट्रॉन की तरफ। ये क्या है, कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस से, ये डिस्टेंस जो होगी तो इसके लिए भी डाइपोल बनाया जाता है, ठीक है, लोन पेयर के लिए भी। तो ये सारा ऐड हो रहा है कि नहीं ऐड हो रहा है? मतलब सारा जो है समेशन करने पे 0 तो नहीं हो रहा है ना? बोलो भाई, ऐसे लगा हुआ है समझा सर। ऐसे, तो 0 नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएगा। सर पर लोन पेयर की तरफ म्यू क्यों लगा है? क्योंकि भाई जैसे न्यूक्लियस है यहाँ, न्यूक्लियस में तो क्या होता है, प्रोटॉन, और लोन पेयर कहाँ से कहाँ रखोगे, लोन पेयर से की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद आ गया? हाँ सर। हाँ, ये याद रखना है, इसको नोट करना जरूरी है, नोट करो इसको। पानी में भी डिलीट नहीं होगा ना, पानी में भी समेशन हो जाएगा। म्यूनिट क्या होगा, नहीं 0, म्यूनिट इज नॉट इक्वल टू 0। सर ये भी सिमेट्रिकली तो है। कैंसिल नहीं होता ना फिर, जैसे अगर तुमने अगर इसकी बात करी है, पानी की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर। नहीं वो बेंड शेप रहता है ना। क्योंकि पहली बात तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, ऐसे जा रहा है, लोन पेयर जो है उस प्लेन के अंदर धसे हुए हैं ऐसे अंदर, इनका भी जो है समेशन आ जाएगा, इनका भी समेशन आ जाएगा, तो ये कैंसिल कहाँ होंगे? ना तो वैल्यू सेम है इनकी, और ना तो ये कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल तो तब होते हैं ना जब एंगल सेम हो, जैसे CH4 में, और डायरेक्शंस भी कैसी हो, बोलो सेम, एक, मतलब हाँ एक मतलब दूसरे के अपोजिट टाइप की। जैसे ये एक तरफ आएगा तो इन दोनों का इसके अपोजिट आ जाएगा, है ना, ऐसे। यस। वो सब उसमें नहीं होगा। 3D स्ट्रक्चर है इसका ऑर्बिटल्स का, लेकिन जो H2O मॉलिक्यूल है वो खुद में कैसा है, बेंट। यहाँ पे भी कैंसिल नहीं हुआ, और लोन पेयर वाला जो था अंदर धसे हुए थे उनका भी कैंसिल नहीं हुआ, सब ऐड हो गया। सब ऐड हो गया तो समझ रहे हो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। डन कि रिमेनिंग? हाँ सर ये समझा, फिर CH4 में क्यों नहीं होगा सर?
अरे CH4 मान लो तुम यहाँ पे बीच में खड़े हो, है ना। अब तुमको ऐसे जो है कोई खींच रहा है चारों तरफ से, तो क्या तुम कहीं जाओगे? बोलो। कोई अगर ज्यादा ताकत से जाए खींचेगा तभी तो जाओगे ना। सर ये भी 3D फिगर ही है ना? और क्या, 3D तो है, तभी तो नहीं जा रहा है कहीं भाई। ये तीनों लगे हुए हैं 109 पे, ये भी 109 पे, सब 109 पे लगे हैं। तो तुमको जो है सेम हाइड्रोजन ही तो लगे हैं चारों तरफ, कोई तुमको स्पेशल पावर के साथ खींच नहीं रहा है, सब बराबर के ओके साथ। सर, समझा सर। तो तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम वहीं पे खड़े रहोगे, ठीक है। जितना ये फोर्स लग रहा है उतना ये, यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं ये दोनों ऐड हुए ऐसे, और ये जो है वेक्टर अंदर है और एक बाहर है, ये दोनों वेक्टर जो है कार्बन की तरफ जो है गए, ये भी ऐड हुए, और फाइनली इसको और इस दोनों को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो सिमेट्रिकल में याद रखो, रट लो, कभी भी अगर सिमेट्रिकल होगा ना तो म्यूनिट कितना होगा? 0। बस, मान लो SF6 में पूछ दिया तो कितना होगा? कट जाएगा ना सब, कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ। PCl5 में पूछ दिया अगर, कट जाएगा, ये इसको काट देगा और ये इसको काट देंगे। ये सब कैसे हैं? नॉन पोलर। जल्दी से नोट करो, किसका बचा है और लिखने को? आपके ग्रुप पे डाल दोगे? बुक पे टाइम लगता है इसमें, क्योंकि ये कन्वर्ट। सर मतलब सिर्फ ये वाला जो भी डायग्राम आपने सब बनाया था ना? नहीं, अभी लिख लो, थोड़ी देर अगर लिखना है तुम्हें फिर भेजता हूँ मैं, अभी लिख लोगे तुम, लिखना पड़ेगा। सर SF6 पोलर है कि नॉन पोलर? है ना? कौन सा? विच वन? SF6। ओके, तो इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसका काम क्या है? सर पोलैरिटी बताना, पोलैरिटी बताना। सर एलिक कैरेक्टर। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर SF6 पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर है, 3 डायमेंशनल है ना वो। ओके सर। कट गया ना, सब कट गया कि नहीं कट गया? ये इसको डिलीट किया सामने वाले को, ये इसको डिलीट किया, ये इसको डिलीट किया, डिलीटेड। बोलो, हाँ सर, हाँ। और कुछ बचा है इसमें नोट करने को? नहीं बचा है ना? अभी क्लास है कि नहीं बताओ पहले। है सर। अच्छा, आज 3 क्लास है क्या? हाँ सर। चलो ठीक है। असाइनमेंट कितने कर चुके हो? प्रैक्टिस के लिए भेजा था 4 वाला, कर को उसको सॉल्व करो, ठीक है।